नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट टेक्निकल हेल्पर और इलेक्ट्रिकल लाइनमैन की सीरीज में आज समझते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर और एनर्जी के बारे में और जानते हैं वोल्टेज और करंट के रिलेशन से जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस की पावर बनती है वो समय के साथ जो काम करती है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी बन जाती है और अलग अलग रेजिस्टेंस के केस में सर्किट में सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस पर पावर और एनर्जी किस तरह से बदलती है। शुरू करते हैं पावर एंड एनर्जी इन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी तंत्र में कार्य और ऊर्जा आपस में संबंधित हैं और तंत्र में कार्य करने की जो कुल क्षमता है, चाहे वो विद्युत परिपथ ही क्यों ना हो, किया गया कुल कार्य ऊर्जा की खपत कही जा सकती है। जब किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध पर विभवांतर लगाया जाता है तो परिपथ में धारा उत्पन्न हो जाती है और धारा से परिपथ में आवेश का स्थानांतरण होता है और विभव के साथ आवेश का परिपथ में स्थानांतरण कार्य या ऊर्जा की स्थितियां उत्पन्न कर देता है। तो एक विभव स्रोत द्वारा परिपथ में आवेश प्रवाह से जो कार्य होता है वही परिपथ की ऊर्जा हो जाएगी। इन एनी सिस्टम वर्क एंड एनर्जी आर इंटर रिलेटेड। कैपेसिटी टू डू वर्क is energy consumption. So in an electric circuit, when supply voltage is connected to any resistive element, it produce as per Ohm's law current in circuit, and production of current circulate charge in circuit. Source voltage has to do work, and the work done by source voltage become energy consumption of electric circuit. Let's consider a conductor carrying current I with potential difference between the 2 point A and B equal to V volt. The flow of current in circuit in time t produce charge transfer from A point to B point equal to current and time product IT, and as per standard definition of potential is amount of work done per unit charge. So for 1 coulomb charge transfer, amount of work done is V unit, and if I transfer Q amount of charge, then the total amount of work done is the product of applied voltage and amount of charge V and Q. In terms of charge transfer, I can write current and time taken for charge transfer product. Circuit energy or work done is a product of applied voltage, amount of current and the time taken for the application of source voltage. विद्युत ऊर्जा या परिपथ में किए गए कार्य के विभव, धारा और समय के इस संबंध को हिंदी भाषा में भी समझ लेते हैं। माना हमारे एक विद्युत परिपथ में I धारा का प्रवाह दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर V के साथ हो रहा है। परिपथ में धारा प्रवाह से T समय में धारा और समय के गुणनफल के बराबर आवेश की मात्रा A से B के मध्य स्थानांतरित हो जाएगी। परिभाषा अनुसार विभव एकांक आवेश को विद्युत परिपथ में चलाने में किया गया कार्य है। तो अगर 1 कूलम आवेश A से B स्थानांतरित होता तो हमारा V वोल्ट का सोर्स V जूल कार्य करता, लेकिन यहाँ हमने कुल आवेश का जो स्थानांतरण किया है वो Q कूलम है। तो Q और V का जो प्रोडक्ट है वो Q आवेश को V विभव द्वारा स्थानांतरित करने में किया गया कुल कार्य या विद्युत परिपथ की ऊर्जा हो गई है। और हम आवेश की मात्रा को धारा और समय का अगर गुणनफल के रूप में प्रदर्शित करें तो हम कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ की ऊर्जा या स्रोत विभव द्वारा किया गया कार्य, स्रोत विभव का वोल्ट में मान, परिपथ में एम्पियर में धारा और सेकंड्स में जो समय लग रहा है, उन तीनों का प्रोडक्ट है और इसे हम जूल इकाई में नाप सकते हैं। So when a potential difference of V volt transfer Q coulomb charge, then amount of work done is V multiplied by Q, and in terms of charge transfer Q we can write product of current in ampere and time in second. So the product of potential difference in volt, current in ampere and time in second is amount of work done or energy consumption of electric circuit, and it could be measured in terms of joule or watt into second. In an electric circuit, electrical energy is said to be 1 joule when with 1 volt potential difference 1 ampere current flow for 1 second. Now in day-to-day practice, joule is a very small unit of energy, and commercial energy consumptions are measured in a bigger unit, and that bigger unit is known as kilowatt hour, kWh. This kWh is also known as Board of Trade unit, BOT unit, and it is that energy consumption which by a
power of 1 kilowatt is produced in 1 hour duration. So energy consumption of 1 kilowatt, that means 1000 watt in 1 hour duration. That means 1 hour got 60 minutes and each minute got 60 seconds. So there would be 60 into 60, 3600 seconds in 1 hour. So power in watt and time duration in second product gives me joule energy or watt second energy, and it is 36 into 10 to the power 5 joule. So 1 unit of trade unit is equal to 3.6 megajoule or 36 into 10 to the power 5 joule. Generally 1 kilowatt hour energy consumption is also known as 1 unit of energy consumption. जब V वोल्ट विभवांतर परिपथ में Q कूलम आवेश का स्थानांतरण करता है तो V और Q का गुणा परिपथ में किया गया कार्य या परिपथ की विद्युत ऊर्जा हो जाएगी, और हम स्थानांतरित आवेश को परिपथ धारा और समय अंतराल का गुणा कह सकते हैं, और वोल्टेज करंट और टाइम का ये जो प्रोडक्ट है वो परिपथ की ऊर्जा हो गई है। इस ऊर्जा को हम जूल या वोट सेकंड यूनिट में नापते हैं, और व्यावसायिक रूप से एक जूल बहुत छोटी ऊर्जा की इकाई है, तो हम एक बड़ी इकाई जिसे किलोवाट आवर कहते हैं, जिसे हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, उसमें ऊर्जा का मापन करते हैं, और विद्युत परिपथों में V और I के गुणनफल को शक्ति कहते हैं, और हम विद्युत ऊर्जा को शक्ति और समय के गुणनफल के रूप में भी प्रकट कर सकते हैं। और 1 किलोवाट आवर वो विद्युत ऊर्जा है जो 1 किलोवाट पावर द्वारा 1 घंटा समय में उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं विद्युत परिपथ में ऊर्जा विद्युत शक्ति और समय का गुणनफल है, और अगर शक्ति का मान 1 किलोवाट 1000 वाट है और समय 1 घंटा अंतराल का है, और 1 घंटे को हम 60 मिनट और 60 सेकंड के गुणनफल 3600 सेकंड्स के रूप में लिख सकते हैं, तो 1000 वाट 3600 सेकंड का ये जो ऊर्जा मान है जूल में वो 1 किलोवाट आवर के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर 36 इंटू 10 की घात 5 जूल के बराबर है। हम 1 किलोवाट आवर को साधारण और सरल भाषा में ऊर्जा की एक यूनिट भी कह सकते हैं। कुछ संख्यात्मक प्रश्न करते हैं ताकि विषय की समझ स्पष्ट बने। हमें एक इलेक्ट्रिक आयरन दी हुई है जो 250 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति विभव पर 750 वाट पावर बनाती है। अगर इस इलेक्ट्रिक आयरन को 90 मिनट या 1.5 घंटा इस्तेमाल किया जाए तो हमें विद्युत ऊर्जा की खपत ज्ञात करनी है। हमें परिपथ का विभवांतर, परिपथ में शक्ति और समय अंतराल दिया हुआ है। ध्यान रहे ऊर्जा संबंधी गणनाओं के लिए समय अंतराल की जानकारी एक जरूरी जानकारी है। हम परिपथ में विद्युत ऊर्जा को शक्ति और समय का गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं, और वैज्ञानिक भाषा में शक्ति को वॉट और समय को जब सेकंड में नापते हैं तो ये ऊर्जा जूल इकाई में आएगी। लेकिन क्योंकि जूल एक छोटी इकाई है और हम व्यावसायिक ऊर्जा खपत की गणनाएं बड़ी इकाई किलोवाट आवर में करते हैं, तो हम शक्ति जो 750 वाट है उसे किलोवाट में व्यक्त करेंगे, और समय को सीधा घंटा में 90 मिनट 1.5 घंटे के बराबर है तो घंटा में लिख देते हैं। 750 वाट 0.75 किलोवाट है, 90 मिनट को 1.5 घंटा लिख दिया है, और किलोवाट और घंटे का ये जो प्रोडक्ट किलोवाट आवर मेरी जो ऊर्जा खपत है वो 1.125 यूनिट्स के रूप में आ गई है। इसी प्रश्न में मुझे विभव और शक्ति की जानकारी है तो मैं परिपथ की धारा परिपथ की शक्ति में परिपथ के विभवांतर का भाग दे के निकाल सकता हूं, और 750 वाट शक्ति वाले उपकरण में विभवांतर 250 वोल्ट है तो P/V परिपथ की धारा 3 एम्पियर हो गई है। और आप देखिए समान विभवांतर पे जो परिपथ ज्यादा धारा लेगा उसकी शक्ति ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा शक्ति का उपकरण कम समय में भी ज्यादा ऊर्जा या कार्य कर सकता है। इसी प्रश्न की गणना में अगर परिपथ का प्रतिरोध पूछा होता तो एक बार अगर हमने धारा ज्ञात कर ली है तो विभव और धारा का अनुपात ओम के नियमानुसार परिपथ का प्रतिरोध हो जाएगा, और यहाँ 250 वोल्ट 3 एम्पियर धारा के साथ जब काम कर रही है तो परिपथ का प्रतिरोध 83.33 ओम आ गया है। इसी तरह का एक और प्रश्न है कि हमें ऊर्जा खपत सीधे यूनिट्स में निकालनी है, जबकि एक 100 वाट का जो विद्युत उपकरण है शक्ति 100 वाट है वो 10 घंटे काम कर रहा है, तो ऊर्जा समय और पावर का गुणनफल है, और हमें पावर सीधी किलोवाट में लिखनी चाहिए अगर हमें ऊर्जा खपत यूनिट में निकालनी है। 100 वाट को मैं 0.1 किलोवाट लिख देता हूँ। समय भी सीधा घंटों में 10 घंटे लिखा मैंने, तो मैंने पाया कि ये 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत हो गई है। वी हैव गिवन एन इलेक्ट्रिक iron which is rated for 250 volt voltage and 750 watt power. Now this electric iron works for 90 minutes. We have to find out electric
consumption in units. So given data are voltage, power and the time of use. In energy calculations, this time of use is a necessary information and it is given 90 minutes. To find out energy consumption directly in units or kilowatt hour, energy which is product of power and time. Now this power which is given 750 watt should be written in kilowatt, and when I divide 750 by 1000 it will become 0.75 kilowatt, and the duration which is 90 minutes can be converted into hours and it is 1.5 hours, and when power kilowatt duration hour is multiplied it will give me 1.125 kilowatt hour or 1.125 unit of energy consumption by this electric iron in 1.5 hour. Now in the same question, if one asked about current drawn by electric appliances, then power is product of voltage and current. So current is a ratio of power to voltage. Power is 750 watt, voltage is 250 volt, and the ratio is 3, unit of current is ampere. Once we got circuit current 3 ampere, we can find out a resistance of circuit which is ratio of voltage to current as per Ohm's law. Supply voltage is 250 volt, circuit current is 3 ampere. So the resistance of electric iron comes as 83.33 ohm. For energy measurement in electric circuit, electric supply utility install such type of energy meters at consumer premises. The supply line is connected to one side and load are connected to another side, as in this 3-phase energy meter, and automatically circuit voltage is applied across pressure coils of energy measurement system and load current excite current coil of measuring system. So both current and voltage signal are applied to the instrument continuously, and this meter continuously integrate the total energy which is passing through from supply to load side. किसी इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में विद्युत ऊर्जा के मापन हेतु जो सप्लाई यूटिलिटी है वो इस तरह के एनर्जी मीटर लगाती है। यहाँ एक 3-फेज डिजिटल एनर्जी मीटर बताया हुआ है जिसमें सप्लाई लाइन के तार एक तरफ और लोड के कनेक्शन दूसरी तरफ जब किए जाते हैं तो लाइन की वोल्टेज मेजरिंग सर्किट के वोल्टेज पार्ट को एक्साइट कर देती है, और लोड करंट कॉइल में जब फ्लो होता है तो करंट सिग्नल मेजरिंग सर्किट को मिल जाता है, और हमारा जो स्पेसिफाइड मेजरिंग मैकेनिज्म है वो टोटल एनर्जी कंजम्पशन को यहाँ जोड़ता चला जाता है। इस प्रकार के समाकलन प्रकार के जो ऊर्जा मापी है, इनमें जो 2 अलग अलग समय के ऊर्जा मापी पाठ्यांक है उनका अंतर उस समय अंतराल की ऊर्जा उपभोग को दर्शाएगा। एक संख्यात्मक प्रश्न से ऊर्जा मापी जो किलोवाट आवर यूनिट्स में रीडिंग देता है वो किलोवाट आवर कैसे कैलकुलेट होती है उसे समझते हैं। एक हाउस में जो लोड की डिटेल्स हैं वो इस तरह से है कि 40 वाट की ट्यूबलाइट 5 नंबर में है और वो प्रतिदिन 5 घंटे उपभोग होती है। इसी तरह से घर में 4 80 वाट के छत के पंखे हैं जो प्रतिदिन 8 घंटे इस्तेमाल हो रहे हैं। एक टेलीविजन सेट है जिसकी पावर 120 वाट है जो रोजाना 5 घंटे औसतन इस्तेमाल होता है। इसी तरह से 4 60 वाट के लैंप हैं जो रोजाना 4 घंटे इस्तेमाल होते हैं। इनकी एनर्जी कंजम्पशन हमें निकालनी है, और जनवरी माह जिसमें 31 दिन होते हैं उसमें टोटल एनर्जी बिल कितना आएगा अगर पर यूनिट रेट टैरिफ 7.5 रुपया है। अब देखिए 5 जो ट्यूबलाइट्स हैं 40 वाट की वो 5 घंटे जब रोजाना इस्तेमाल हो रही है तो ये 1000 वाट आवर आ गया है। 1000 वाट आवर को हम किलोवाट आवर में अगर बदलें तो ये 1 किलोवाट 1 यूनिट अ डे कंजम्पशन आ गई है। इसी तरह से 80 वाट के हमारे 4 पंखे रोजाना जब 8 घंटे चलते हैं तो वो 2560 वाट आवर हैं, और उन्हें किलोवाट आवर में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये 2.56 किलोवाट आवर पर डे हो गया है। एक अकेला टीवी जो 120 वाट का है वो जब 6 घंटे रोजाना चलता है तो वो रोजाना 0.72 किलोवाट आवर ऊर्जा की खपत करता है। जो 4 लैंप हैं 60 वाट के, अगर मैं 1000 का भाग दे दूं तो ये किलोवाट में लोड हो जाएगा। वो 4 घंटे जब रोजाना चलते हैं तो 1000 का भाग देने से ये जो गुणनफल है वो 0.96 किलोवाट आवर प्रतिदिन की ऊर्जा खपत हो गई है। हमने पाया कि 40 वाट की 5 ट्यूबलाइट रोजाना 5 घंटे इस्तेमाल करने पर प्रतिदिन 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कर रही है। इसी तरह से 4 छत के पंखे 8 घंटा रोज 2.56 यूनिट प्रतिदिन इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अकेला 120 वाट का टेलीविजन जब 6 घंटे रोजाना चलता है तो वो 0.72 यूनिट प्रतिदिन
बिजली की खर्च करेगा और 4 60 वाट के लैंप 4 घंटे रोजाना 0.96 यूनिट प्रतिदिन बिजली की खपत कर रहे हैं। अगर हम सारी बिजली की खपत को जोड़ लेते हैं तो प्रतिदिन हमारी जो बिजली की खपत है वो 5.24 यूनिट आ गई है। जनवरी माह में जब 31 दिन होंगे तो पूरे महीने की ऊर्जा खपत 162.44 यूनिट्स हो गई है। और अगर टैरिफ बिजली की 1 यूनिट की कॉस्ट 7.5 रुपए आ रही है तो 162.44 यूनिट 7.5 रुपए की दर से कुल मासिक खर्च 1218 रुपए 30 पैसे बनाएगी। A house got electric load for daily use which consists of 5 number of 40 watt tube lights which works for 5 hours a day on an average, and there are 4 fans each of 80 watt power, and these fans works for 8 hour a day on an average, and there is only one TV which is having power 120 watt, and 4 lamps of 60 watt each works on an average 4 hours a day. We have to calculate daily energy consumption and total energy consumption of the month of January which got 31 days electricity consumption bill of house for that January month using tariff rupees 7.5 per unit for energy consumption. So energy consumption of day is calculated by multiplying power with time. For total power of one appliance is multiplied by total number, and it works for 5 hour a day. Power in watt hour, when we divide this by 1000 we got kilowatt, and it is 1 kilowatt hour a day. So tube lights all 5 consume 1 unit each day. Now for fans, 4 fans each of 80 watt have total power 18 to 4, and if they works for time duration 8 hours a day, then this is watt hour power consumption. When divided by 1000 it comes as 2.56 kilowatt hour a day. Similarly, TV got 0.72 kilowatt hour a day, and 4 lamps got 0.96 unit per day. If we add daily energy consumption of tube light 1 unit, fans 2.56 unit, TV 0.72 unit, and lamp 0.96, when added together total energy consumption per day will become 5.24 kilowatt hour or 5.24 units. Now January got 31 days, so average consumption per day is 5.24. There are 31 days. Monthly energy consumption for January is 162.44 units, and cost of energy if is 7.5 rupees per unit, then for 162.44 units of January month, energy bill will become of rupees 1218 rupees and 30 paisa. Power is defined as rate of work done or rate at which electrical energy is consumed in a circuit. Power is expressed as amount of work done or energy consumed divided by time taken in that consumption. Now for work done, V is work done per unit charge, and if it circulate Q charge, then total work is V into Q, and when it divide by T for power calculation, rate of charge flow per unit time is current. So we found that power is product of voltage and current. किसी विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति एकांक समय में किया गया कार्य है। जो परिपथ में हमने कार्य किया है और कार्य करने में जो समय लगा है उसका अनुपात परिपथ की शक्ति है। हमें पता है कि कार्य गणना में विभव एकांक आवेश को चलाने में किया गया कार्य है। अगर परिपथ में Q आवेश को चलाया गया है तो कुल कार्य V और Q का आवेश और विभव का गुणा हो गया है, और अगर उसमें समय का भाग दिया जाता है तो यहाँ Q/T आवेश प्रवाह की समय दर परिपथ की धारा हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि परिपथ में जो शक्ति है वो परिपथ के विभवांतर और परिपथ की धारा का गुणनफल हो गया है। ये बड़ा रुचिकर है कि V और I का अनुपात परिपथ का प्रतिरोध है और विभव और धारा V और I का गुणनफल परिपथ की शक्ति है। हमने परिपथ की शक्ति विभव और धारा के गुणनफल के रूप में पाई है। ओम का नियम कहता है कि परिपथ का विभवांतर बहने वाली धारा के समानुपाती है और समानुपाती स्थिरांक परिपथ का प्रतिरोध है, और V = IR, ये ओम के नियम का जो समीकरण है उसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं और V की जगह I और R रखते हैं तो हम परिपथ की शक्ति को एक नए रूप I और I का गुणा I² R के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ I परिपथ की धारा है और R परिपथ का प्रतिरोध है, और I² R से परिपथ की शक्ति निकाली जा सकती है। अक्सर हमें परिपथ के प्रतिरोध दिए हुए होते हैं, धारा की गणना की जाती है और I² R से परिपथ की शक्ति निकालना ज्यादा सरल हो जाता है। अगर इसी सूत्र में जहाँ शक्ति V और I का गुणा है, मैं धारा की जगह ओम के नियमानुसार R का अगर पक्ष रूपांतरण करूँ तो V में R का भाग परिपथ की धारा हो गई, I की जगह
अगर V बाई आर लिखा जाए तो ये जो स्वरूप है शक्ति का वो हो गया है V स्क्वायर अपॉन आर। तो अगर मुझे परिपथ का विभव और प्रतिरोध का मान ज्ञात है तो मैं शक्ति का मान V स्क्वायर अपॉन आर से भी ज्ञात कर सकता हूँ। जो परिपथ में शक्ति है वो कार्य करने की समय दर है, कार्य जूल में और समय सेकंड में हो तो जूल पर सेकंड को हमने एक नया नाम वॉट दे दिया है। और ये जो यूनिट आई है परिपथ की शक्ति की वो स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स वॉट के सम्मान में हमने इस्तेमाल की है। और अब हम कह सकते हैं कि 1 वॉट वो शक्ति है जो 1 जूल कार्य प्रति सेकंड करती है। एक संख्यात्मक प्रश्न से शक्ति, विभव और धारा का गुणनफल है वो गणना सीखते हैं। एक विद्युत मोटर 250 वोल्ट की सप्लाई पे जब काम करती है तो 4 एम्पियर की धारा का इस्तेमाल करती है तो इसकी शक्ति, विभव और धारा का गुणनफल, विभव 250 और धारा 4000 वाट हो गई है या 1 किलोवाट हो गई है। The English revision is as we have found that power is product of supply voltage and circuit current. So product of voltage and current is power. But we know that circuit voltage and current are proportional to each other and proportionality constant is circuit resistance and V is equal to IR is Ohm's law. If I use Ohm's law and in place of voltage I write I and R product, then power got a relation in terms of current and resistance and it is I square R. And this is very friendly relation for power calculation as circuit resistance is already known to us and by calculation we used to find out current in any resistance. So if current and resistance both are known then power can be easily calculated from I square R relation. And if I use this relation as I is equal to V by R as current is equal to voltage divided by resistance in this relation, then power will become V square upon R. So if I know circuit supply voltage and circuit resistance I can find out power of circuit resistance by V square by R relation. Now power is rate of work done, work is in joule, time in second. So rate of work done is got joule per second unit. So power is joule per second. Now joule per second is given a new name watt in the honor of Scottish engineer James Watt. So power is measured in watt unit and 1 watt is equivalent to 1 joule work per second. A numerical will explain that power is product of voltage and current. An electric motor when runs from 250 volt supply draw 4 ampere current. So the power which is voltage current product, voltage is 250, current is 4. So power is 1000 and the unit of power is watt. 1000 watt means 1 kilowatt. So this motor got a power 1 kilowatt. Similar numerical is related to our 100 watt filament lamp which takes 0.42 ampere current from 240 volt supply. So given is voltage 240 volt and current of bulb 0.42 ampere and power is product of voltage and current. Voltage is 240 volt, current is 0.42 ampere and the product is 100.8 watt, roughly 100 watt. So our 100 watt filament lamp will draw from 240 volt supply 0.42 ampere current. We have to calculate hot resistance of a lamp which is having power 200 watt and supply voltage 250 volt. So we know that power is V square upon R and that relation can be modified as R is equal to V square upon P and V is 250. So square is 250 into 250 and power is given 200 watt and if I calculate this resistance would become 312.5 ohm. So in power and resistance relation both V and I are involved and there are now 4 parameters and out of those 4 if any 2 is given we can find out rest 2. Here voltage and power is given so we have find out resistance of the lamp. संख्यात्मक प्रश्न को हिंदी में दोहरा लेते हैं। एक प्रश्न 100 वाट के फिलामेंट लैंप की पावर कैलकुलेशन का है जो 240 वोल्ट की सप्लाई से 0.42 एम्पियर करंट लेता है। हमें वोल्टेज 240 वोल्ट, करंट 0.42 एम्पियर दिया हुआ है और पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है। वोल्टेज 240 वोल्ट, करंट 0.42 एम्पियर और हमने पावर कैलकुलेशन की तो वो 100.8 वाट 100 वोल्ट के आसपास आ गई है। अगले प्रश्न में हमें लैंप की वोल्टेज पावर 200 वाट और अप्लाई वोल्टेज 250 वोल्ट। अक्सर हमें रेटिंग इसी तरह से दी होती है किस सप्लाई वोल्टेज से उपकरण को काम करना है और क्या शक्ति क्षमता उसकी है। इस रूप से अक्सर विद्युत उपकरण दिए हुए होते हैं, हमें इस उपकरण की प्रतिरोध निकालनी है तो हमें पता है कि पावर V स्क्वायर अपॉन R होती है और उस रिलेशन को मॉडिफाई करने पे रेजिस्टेंस V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। V 250 वोल्ट, स्क्वायर किया तो 2 बार 250 का गुणा और पावर 200 वाट भाग दिया और हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया 312.5 ओम।
हमें बहुत सारे विद्युत और यांत्रिक जो घूर्णन गति के उपकरण हैं उनकी यांत्रिक शक्ति को परिभाषित करना होता है, तो हम हॉर्स पावर HP शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जो हॉर्स पावर है उपकरण की वो भी दो है, एक इंडिकेटेड हॉर्स पावर है जो इंजन या मोटर है वो डेवलप करती है, और दूसरी ब्रेक हॉर्स पावर है जो इंटरनल लॉसेज जो मोटर या पंप या मशीन या सिस्टम में होते हैं उन्हें घटाने के बाद मशीन की शाफ्ट पे एक्चुअल आउटपुट के लिए उपलब्ध होते हैं। और आप पाएंगे कि जो ब्रेक हॉर्स पावर है वो इंटरनल इंडिकेटेड हॉर्स पावर से कुछ कम होती है। हम हॉर्स पावर को दो रूप में, एक ब्रिटिश हॉर्स पावर और एक मैट्रिक्स हॉर्स पावर के रूप में जब व्यक्त करते हैं तो ब्रिटिश हॉर्स पावर 746 वाट है, इसका पुराना प्रचलन ज्यादा है। वहीं जो मैट्रिक्स हॉर्स पावर इन दिनों प्रचलित है वो 735.5 वाट के बराबर होती है। सेवरल टाइम्स वी हैव टू डिफाइन पावर ऑफ रोटेटिंग पावर ड्राइव्स इन हॉर्स पावर HP. Now HP is two. One is indicated horsepower which is inside the engine or pump or the motor, and brake horsepower is available on the shaft for the output after deduction of internal frictions. So indicated horsepower is developed within machine and brake horsepower is available on the shaft of the machine by deduction of friction. So brake horsepower is always less than indicated horsepower of the machine. Now horsepower is got two format. One is British horsepower which is equal to 746 watt and other one is matrix horsepower which is 735.5 watt. पावर और एनर्जी के रिलेशंस को समझते हैं। हमारे पास दो वाटर लिफ्टिंग पंप है, एक आधा HP का एक HP का, और दोनों दो मंजिल के ऊपर एक ओवरहेड वाटर टैंक में पानी को फिल करने का काम करते। तो आप देखेंगे कि दोनों पंप ने एक समान हाइट पे एक समान मात्रा में जब पानी को भरा है तो दोनों के द्वारा किया गया कार्य एक समान होगा। लेकिन जो कम पावर की आधा HP की मशीन है उसे इस कार्य करने में ज्यादा समय 40 मिनट लग सकता है, और वहीं जो दुगनी पावर की हमारी 1 HP की वाटर लिफ्टिंग पंप है वो वही कार्य आधे समय 20 मिनट में कर देगी। तो आप देखिए कि कार्य पानी को उठाना है और कार्य करने में लगे समय से हमें पावर का ज्ञान हो जाएगा, और जिसने कम समय में वही कार्य किया है उसकी पावर ज्यादा है। हम इसे दूसरी शब्दों में कह सकते थे कि अगर आधा HP की मोटर है वो 2 मंजिल पर भरे हुए पानी को भर रही है तो 1 HP की मोटर उतनी ही मात्रा का पानी 4 मंजिल के ऊपर भी भेज सकती थी। Let's understand a relation between power and energy. We have given two water lifting pump. One is half HP and second is of 1 HP. Both has to lift water on 2 floor height in the same overhead water tank with same capacity. So both have lifted same amount of water to the same height. So both have worked in the same amount. So energy of process would be the same, but smaller power pump, half HP pump, have taken higher time, 40 minutes to do so, and the bigger power 1 HP pump have done the same work in half time, that is 20 minutes. So work done by both pump, same height, same amount of water lifting is the same, but as per time taken for the work done, higher power machine have taken less time. If suppose both pump, half HP and 1 HP, have to lift water for the same duration of time, then higher power pump, 1 HP pump, would have lifted double amount of water. So pump having higher power rating will either do the same work in less time or will do more work in the same time. घरेलू और इंडस्ट्रियल वायरिंग में फेज और न्यूट्रल के बीच में सारे उपकरणों को समांतर में जोड़ा जाता है ताकि सबको समान जो रेटेड ऑपरेटिंग विभव है वो कार्य के लिए उपलब्ध हो। तो चाहे इंडिकेटिंग लैंप हो, चाहे कोई फिलामेंट लैंप हो या कोई रूम हीटर हो, जब उन सबको समान वोल्टेज मिलती है तो हम पाते हैं कि ये जो इंडिकेटिंग लैंप है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो सर्किट से कम करंट ड्रॉ करता है और इसकी पावर कम है। वहीं जो हमारा इंडस्ट्रियल हीटर है जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है वो सबसे ज्यादा करंट लेगा और सबसे ज्यादा पावर बनाएगा। तो समांतर में जुड़े हुए उपकरणों में जिस उपकरण का रेजिस्टेंस कम है उसकी पावर ज्यादा होगी, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है जैसे एलईडी इंडिकेटिंग लैंप का तो वो कम पावर का होगा क्योंकि वो सर्किट से कम करंट लेगा। इन आवर डोमेस्टिक वायरिंग वी कनेक्ट ऑल डोमेस्टिक अप्लायंसेस इन पैरेलल टू सप्लाई नेटवर्क, सो ऑल विल रिसीव सेम रेटेड ऑपरेटिंग वोल्टेज फॉर देयर फंक्शनिंग। नाउ इंडिकेटिंग लैंप गॉट least power and it draw least amount of current because its resistance is highest, whereas the room heater have least resistance so it draw maximum amount of current from supply and produce the maximum power. If we compare lamp
and room heater, then lamp got higher resistance, lower current and lower power than heater, and heater got lower resistance, higher current and higher power. समान सप्लाई वोल्टेज में काम करने वाले 100 वाट के लैंप और 1000 वाट के हीटर को हमने पैरेलल में न जोड़ के एक दूसरे के साथ सीरीज में अगर जोड़ दिया है तो सीरीज में दोनों समान धारा का वहन करेंगे। ऐसी स्थिति में लैंप जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो I2R ज्यादा पावर बनाएगा, और हीटर जो वैसे तो ज्यादा पावर का था जब रेटेड वोल्टेज से ऑपरेट होता, लेकिन यहाँ हीटर जो अगर फुल सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट किया जाता तो कम रेजिस्टेंस का हीटर ज्यादा करंट लेके ज्यादा पावर बनाता, लेकिन यहाँ सीरीज सर्किट में जब उसे जोड़ा गया है तो वो लैंप के बराबर धारा वहन कर रहा है, इसका प्रतिरोध कम है, तो इसमें जो शक्ति व्यय होगा वो लैंप की तुलना में कम होगा। तो अगर सामान्यतः समांतर में लगे हुए उपकरण अगर सीरीज में जोड़ दिए जाते हैं तो जो कम पावर का उपकरण है वो ज्यादा शक्ति बनाएगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और सीरीज में सेम करंट पे ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा पावर बनाएगा। लेट्स रिवाइज इन इंग्लिश। If we connect one lamp and one heater not parallel to supply but in series to each other as shown here, then we'll find that lamp which is having lower power than heater will produce more power consumption in the circuit as compared to heater, because lamp got higher resistance, so in normal course it draw less current than heater and produce less power than heater, but in series connection when both have the same amount of current, the lamp having higher resistance will produce more power consumption as compared to heater which got lower resistance. So normally parallel connected appliances, if connected in series, then appliance of lower power, here bulb, will produce more power, and appliances of higher power as heater here of low resistance normal will produce less power. उम्मीद है इस रुचिकर और जानकारी वर्धन वाली वीडियो से इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर और एनर्जी के बारे में आपकी समझ ज्यादा बेहतर बनी होगी। इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से न केवल आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस सुधरेगी, आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परफॉर्मेंस में भी भारी इंप्रूवमेंट होगा। हमारी दूसरी प्लेलिस्ट भी आपके लिए उपयोगी साबित हो, इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।